बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को अब एक बड़ा मुद्दा क्यों बनाने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया, फोन पर उनसे बात की और कहा कि वो भी पिछले 20 वर्षों से ऐसा ही अपमान सह रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो 20 वर्षों से लगातार उनका अपमान कर रहे हैं। कभी उन्हें चाय वाला कहते हैं, कभी कुछ और नाम से अपमानित करते हैं। और आज उन्होंने जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि उनका भी ऐसे ही 20 वर्षों से अपमान हो रहा है, आप इसे जो है सख्ती से सहते रहिए। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा में कहा कि वो जाट समुदाय से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए विपक्ष के सांसदों ने उनकी मिमिक्री करके जाटों को और किसानों को अपमानित किया है और इस समुदाय का मजाक उड़ाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपने देखा नाराज हैं और नाराज से भी ज्यादा वो आहत हैं और वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि मेरा अपमान करके विपक्ष के नेताओं ने संविधान का अपमान तो किया ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, लेकिन उसके साथ ही जिस समुदाय से वो आते हैं यानी जाट समुदाय, वो कह रहे हैं कि ये जाटों का भी अपमान है और वो देश के किसानों का भी अपमान है, क्योंकि वो जाट भी हैं और एक किसान परिवार से भी आते हैं। और अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के बारे में फैसला कर लिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि जैसा आप जानते हैं अब से 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के हाथ में ये इतना बड़ा मुद्दा आ गया। और ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक के बाद एक लगातार गलतियां करते जा रहे हैं और उनकी गलतियों का फायदा बीजेपी उठा रही है। और आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक बड़े आसान सा कैच बनाकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब देखिए, भारत में जाट समुदाय की कुल आबादी 6.5% है, यानी लगभग 9 करोड़ जाट इस देश में रहते हैं। और अगर ये 9 करोड़ जाट कांग्रेस से और विपक्षी दलों से नाराज हो गए, राहुल गांधी से नाराज हो गए, तो फिर चुनाव में उनका बहुत नुकसान कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 27% आबादी जाटों की है, पंजाब में भी 25% जट सिख हैं, राजस्थान में 14% जाट हैं, यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी 10% आबादी जाटों की है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 18% आबादी जाट समुदाय के लोगों की है। और अगर ये नाराज हो गए, अगर इन्हें बीजेपी की ये बात सही लग गई, अगर इन्हें ऐसा लगा कि जगदीप धनखड़ का अपमान इनका अपना अपमान है और ये नाराज हो गए कांग्रेस से और बाकी विपक्षी दलों से, तो फिर ये उनका नुकसान करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा जाति से जुड़ गया तो इससे इन राज्यों में विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है चुनाव में। और जाट संघ ने इस मुद्दे पर विपक्ष का विरोध भी करना शुरू कर दिया है और दिल्ली में अब जाट समुदाय ने एक महापंचायत भी बुलाई है इस मुद्दे को लेकर। विपक्षी दल जब तक सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा रहे थे तब तक सब कुछ सही था। देखिए, सांसदों का जो निलंबन हुआ एक के बाद एक, उससे जनता की सहानुभूति विपक्षी सांसदों को, विपक्षी पार्टियों को मिल सकती थी और विपक्षी जो सांसद थे, इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष का, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, वो निलंबन के मुद्दे को उठा रहा था। लेकिन विपक्षी नेता और विपक्षी दल हर बार ऐन मौके पर कोई ना कोई बड़ी गलती कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो गलती ही उन्हें भारी पड़ती है। इस बार भी सांसदों का निलंबन का मुद्दा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान करके एक बड़ी गलती कर दी और जो कुछ लीड उन्होंने ली थी वो सारी की सारी लीड उनकी चली गई। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इन विपक्षी नेताओं ने गलत मुद्दा उठाया है और ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे जनता का कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष हर बार गलत मुद्दा लेकर लोगों के बीच चला जाता है, फिर चाहे वो रफाल का मुद्दा हो, गौतम अडानी का मुद्दा हो, नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा हो या संसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा सेंगोल को स्थापित करने की बात हो। ये सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। ज्यादातर इनमें से राहुल गांधी ने ही ये सारे मुद्दे उठाए हैं और आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद
जनता की नब्ज को समझ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जनता ने बार बार समझाया नहीं। 2019 में उन्होंने रफाल का मुद्दा उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने गौतम अडानी का मुद्दा उठाया, चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो मुद्दा इन्होंने उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। संसद में सिंगौल का मुद्दा उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आजकल हम हर रोज विपक्ष को यह बताते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही रणनीति है, अगर आप जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम हमारी बात सुन लीजिए और कम से कम इस तरह की गलतियां ना कीजिए। लोकतंत्र में अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको जनता के बीच रहना है, अगर आप जनता के बीच के नेता बनना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं। आज जो आप देख रहे हैं, वो एक तरीके से विपक्ष की एक और बहुत बड़ी भूल साबित होगी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। और आप जानते हैं, हमारा जो देश है, हमारे देश में जब भी एक नेता दूसरे नेता का अपमान करता है, तो हमारे देश की जनता को कभी अच्छा नहीं लगता। हमारे देश की जनता ऐसी है ही नहीं, और अपमान हमारे देश में पसंद नहीं किया जाता। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो भी ऐसी ही है। और आप पार्टियां छोड़ दीजिए, जगदीप धनखड़ अपनी मेरिट पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक किसान परिवार में पैदा होकर आज उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं और उम्र में ज्यादातर सांसदों और नेताओं से बड़े हैं। अगर पार्टी की विचारधारा को भी छोड़ दें तो कम से कम जो उनकी उम्र है, 72 वर्ष की उम्र, हमारे यहां तो जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी परिवार के हों, सबका सम्मान किया जाता है। और ये बात पूरी दुनिया, आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। और इसलिए बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से उस पूरे कैलकुलेशन को देखकर इस मुद्दे को बड़ा बनाने की अब कोशिश की है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों की संख्या 141 से 143 हो गई है, क्योंकि आज 2 और सांसदों को बुरे व्यवहार के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे देश की व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में। और अब अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, जो अभी तक हमारे यहाँ चले आ रहे थे आजादी के इतने दशक बाद भी, 75 वर्षों बाद भी, अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपका FIR दर्ज कराना बहुत आसान हो जाएगा। थाने में जब आप जाएंगे तो आपको कानून में बदलाव नजर आएगा। पहले के मुकाबले ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी और इनकी एक समय अवधि भी तय कर दी गई है। अब कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं कह सकता कि वो आपकी FIR लिखकर आपको आपके ऊपर एहसान कर रहा है। इसी तरह से अदालतों में हमने जो देखा, तारीख पर तारीख जो लगती चली जाती थी, अब अदालतों के सामने भी एक डेडलाइन होगी और उन्हें उस डेडलाइन के तहत ही फैसला सुनाना होगा, सजा सुनानी होगी, केस का निपटारा करना होगा। और जो हमारे समाज में जो नए प्रकार की जो चुनौतियां आ रही थी, और उन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हम अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो एक मिसमैच होता था। अब नए समय के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से, नई चुनौतियों के हिसाब से इन कानूनों में बदलाव किया गया है। अब क्योंकि हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे IPL अब हमारे देश में बॉलीवुड से भी बड़ा ब्रांड बन गया है, और अब IPL के स्टार खिलाड़ी कमाई के मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर भी भारी पड़ रहे हैं। और इस बात को आज हम आंकड़ों के जरिए आपके सामने पेश करेंगे। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन IPL अब बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुका है। वैल्यूएशन के मामले में IPL ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। IPL की टोटल वैल्यूएशन अब 89,235 करोड़ रुपए हो गई है, और यह दुनिया में किसी भी खेल की तीसरी सबसे बड़ी लीग बन गई है, लगभग 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। अभी 1,60,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर लगभग 96,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ अमेरिका और कनाडा की मेजर लीग बेसबॉल दूसरे नंबर पर है। और इस सूची में अब तीसरे स्थान पर IPL ने अपनी जगह बना ली है 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। हैरानी की बात यह है कि वैल्यूएशन के मामले में बॉलीवुड IPL के कहीं आसपास भी नहीं ठहरता। बॉलीवुड की वैल्यूएशन लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और IPL की है लगभग 90,000 करोड़ रुपए। अंतर देखिए दोनों में।
आईपीएल में कल पहले ही दिन जो नीलामी हुई खिलाड़ियों की, उसमें 10 टीमों ने सिर्फ 72 खिलाड़ियों पर ही 230 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इनमें भी 90 करोड़ रुपए में सिर्फ 11 खिलाड़ियों को खरीदा गया है, जो सबसे महंगे 11 खिलाड़ी थे। और इनमें भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जो सबसे ज्यादा दामों में बिके हैं। और उन्हें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है और आईपीएल के अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी डील है, लगभग 25 करोड़ रुपए की। कई बार तो आज अगर मैं आपसे कहूं तो शाहरुख खान की टीम ने मिचेल स्टार्क को खरीदा है, लेकिन शायद ये शाहरुख खान से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने से भी ज्यादा पैसा मिचेल स्टार्क को दिया है अपनी टीम में खेलने के लिए, जितना पैसा शायद वो खुद भी नहीं कमाते होंगे फिल्म में काम करने के लिए। मिचेल स्टार्क अगर अपनी टीम के लिए आईपीएल के सभी 14 मैच खेलते हैं तो पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में वो 336 गेंदें फेंकेंगे और इस हिसाब से उनकी हर गेंद 7,40,000 रुपए की होगी, लगभग 7.5 लाख रुपए की एक बॉल। सोचिए, उनकी 7.5 लाख रुपए की एक बॉल जब बेकार चली जाएगी या जिसे बैट्समैन छोड़ देगा तो समझ लिए 7.5 लाख रुपए शाहरुख खान के बेकार चले गए। इसी तरह अगर उनकी टीम फाइनल तक पहुंचती है तो वो कुल 17 मैचों में 408 गेंदें डालेंगे अगर फाइनल तक पहुंचे उनकी टीम। इस हिसाब से उनकी हर गेंद 6,10,000 रुपए की होगी। और अगर मिचेल स्टार्क ने पूरे आईपीएल में 20 विकेट लिए, मान लीजिए 20 विकेट लिए, तो हर विकेट शाहरुख खान की टीम को 1 करोड़ 23 लाख रुपए का पड़ेगा। और अगर उन्होंने 10 विकेट ही लिए तो एक विकेट 2 करोड़ 46 लाख रुपए का पड़ेगा। यानी अगर 10 विकेट वो लेते हैं पूरे टूर्नामेंट में तो एक विकेट होगा 2.5 करोड़ रुपए का। अब सोचिए, जब आईपीएल में मिचेल स्टार्क किसी बल्लेबाज को आउट करेंगे तो विकेट सबसे महंगी विकेट होगी, करोड़ों रुपए की विकेट होगी। फिर चाहे आउट होने वाले खिलाड़ी को उसकी टीम से 50 लाख रुपए ही क्यों ना मिल रहे हो। यहां एक और बड़ी बात यह है कि किसी भी गेंदबाज को मैच में एक ओवर डालने के लिए अधिकतम 3 मिनट के आसपास का समय मिलता है। 3 मिनट में एक ओवर डालना होता है और इस हिसाब से 3 मिनट के एक ओवर के लिए मिचेल स्टार्क को लगभग 44 लाख रुपए मिलेंगे। और यह पैसा इतना है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को भी शूटिंग के लिए इतनी फीस नहीं मिलती। 3 मिनट के यानी एक ओवर के 44 लाख। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हमने जो रिसर्च किया, वैसे तो फिल्म स्टार्स जो हैं बॉलीवुड में कौन कितना पैसा लेता है इसकी सही जानकारी ये लोग कभी किसी को बताते ही नहीं है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में और जो सूत्रों के हिसाब से हमें जो पता लगा कि ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कितना पैसा लेते हैं, हालांकि अपनी डील्स को गुप्त रखते हैं, लेकिन फिर भी जो पता चला है उसके हिसाब से फिलहाल रणबीर कपूर को एक फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में और मीडिया पर यह आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में खबरों की जो दुनिया है वो बड़ी नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है। आप जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो सारी बुरी खबरें ही आपको देखने को मिलती हैं। अखबार पढ़ते हैं तो पहले पन्ने पर ही अखबार में ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि सुबह सुबह आपका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है। और मीडिया आपको कभी अच्छी बातों के बारे में बताता नहीं, मीडिया कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाता। हम ब्लैक एंड वाइट में ये लगातार कोशिश करते हैं कि हम आपको ऐसी खबरें भी दिखाएं जो आपको मदद कर सकती हैं, जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं, जो आपका मूड ठीक कर सकती हैं, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। अब ये जो खबर हमने आपको दिखाई, क्या आप इसे खबर मानेंगे? बहुत बार ये खबरें नहीं, ये कहानियां होती हैं और हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले, आपको भी अपना जीवन बदलने में मदद मिल सके। इसलिए आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, हमें शक्ति दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बदलाव हम लेकर आ रहे हैं समाज में, जो बदलाव आपके जीवन में हम लेकर आ रहे हैं, ऐसी खबरों को भी प्राथमिकता दीजिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसी खबरों को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। इस तरह के जो किरदार हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, इन्हें एनकरेज कीजिए। इसलिए आज आपसे मैं ये कहूंगा कि जो दादी को आप देख रहे हैं, जिम वाली दादी को, इनकी कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। कल जब आप अपने दफ्तर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो
अपने दोस्तों को जिम वाली इस दादी के बारे में बताइए। और जो लोग जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, वो आज जिम वाली दादी से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे देश की सारी सरकारों का जोर हत्याओं को रोकने पर रहता है, क्योंकि हम अपराध को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां और कानून हमारे देश में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में हत्याओं से 6 गुना ज्यादा मौतें आत्महत्याओं की वजह से होती हैं। और अब आत्महत्या के मामलों में भी भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में हमारे देश में 28,522 लोगों की मौतें हत्या की घटनाओं में हुई, यानी उनकी हत्या कर दी गई। जबकि इसकी तुलना में 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या करके खुद ही अपनी जान ले ली। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में जितनी हत्याएं नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपनी जान खुद ही ले रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ बिहार और मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जहां आत्महत्या से ज्यादा मौतें हत्या की घटनाओं में हुई हैं। सिर्फ 2 जगह यहां हत्याएं ज्यादा हो रही हैं, यानी यहां अपराध ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि भारत में सबसे ज्यादा 31.7% आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक समस्याएं हैं। सोचिए, जो परिवार, जो हमारा सबसे मजबूत हमारा स्तंभ होता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि 4.8% आत्महत्याओं का कारण शादियां हैं, 4.5% आत्महत्याओं का कारण लव अफेयर्स है, मोहब्बत। तो सोचिए, लोग क्यों मर रहे हैं? मोहब्बत की वजह से लोग मर रहे हैं, शादी की वजह से लोग मर रहे हैं, परिवारों की वजह से। इसलिए हमारे समाज को आज कुछ सोचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो भारत में हर साल 42% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से हो रही हैं। और अब हमारे देश में रिश्ते ही जानलेवा बनते जा रहे हैं। रिश्तों के अलावा भारत में बीमारी की वजह से 18.4%, नशे की लत की वजह से 6.8%, बेरोजगारी की वजह से 1.9%, आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह से 4.1%, करियर और नौकरी की वजह से 1.2% और गरीबी की वजह से लगभग 1% लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। यह हमारे देश के बारे में और हमारे समाज के बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। आपसे बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आत्महत्या करना एक कायरतापूर्ण काम है और आपको यह जीवन आपकी वजह से नहीं मिला है, इसलिए इस जीवन को लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। इसलिए आत्महत्या कभी मत कीजिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में सोच भी रहा है तो उसे रोकिए। और जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें ख्वाब पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं।